व्यक्तित्व कैसे बनता है? हम जो हैं वैसे क्यों हैं? क्या ये सब बचपन में ही तय हो जाता है या जिंदगी के हर मोड़ पर हम बदलते रहते हैं? बहुत गहरे सवाल हैं ये। आज हम इन्हीं सवालों के समंदर में उतरने वाले हैं, एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नक्शे के साथ। हमारे पास एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं। और ये नक्शा सिर्फ मनोवैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। सही बात है। ये समझने के लिए कि हमारे आज के डर, हमारी हिम्मत, हमारे रिश्तों की मजबूती, इन सब की जड़ें कहाँ हैं। आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जन्म से बुढ़ापे तक हमारे व्यक्तित्व के विकास के 8 पड़ाव बताए गए हैं। और हर पड़ाव पे एक चुनौती है। हाँ, और उस चुनौती से हम कैसे गुजरते हैं, वही हमारी कहानी लिखता है। क्या है? और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, न फ्राइडवादी। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। न फ्राइडवादी का मतलब है कि उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के काम को आधार तो बनाया, लेकिन वो फ्रॉइड की तरह सिर्फ बचपन पर ही नहीं रुके। अच्छा। फ्रॉइड का मानना था कि हमारा व्यक्तित्व 5-6 साल की उम्र तक लगभग तय हो जाता है। लेकिन एरिक्सन ने कहा, नहीं, कहानी वहां खत्म नहीं होती। उनका सबसे बड़ा योगदान यही लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का सिद्धांत है कि विकास पूरी जिंदगी चलता है। बिल्कुल, ये पूरी जिंदगी चलने वाली एक प्रक्रिया है। उन्होंने फ्रॉइड के जैविक फोकस से हटकर समाज, संस्कृति और हमारे आपसी रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी। अच्छा, तो ये सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया की भी बात है। इन सोर्सेज में एक और दिलचस्प बात पर बहुत जोर दिया गया है। हर चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है। ये संकट शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन यहाँ संकट का मतलब कोई तबाही नहीं है। इसे एक टर्निंग पॉइंट समझिए। एक चौराहा। हाँ, जिंदगी का एक ऐसा चौराहा जहाँ हमें 2 रास्तों में से एक को चुनना होता है। हर चरण में 2 विरोधी ताकतों के बीच एक खिंचाव होता है, एक संघर्ष। इस संघर्ष को हम कैसे सुलझाते हैं, उसी से हमारे अंदर एक नई मजबूती या एक नई कमजोरी पैदा होती है। इसीलिए इसे क्राइसिस आइडेंटिटी थ्योरी भी कहते हैं। बिल्कुल, ये संकट एक्चुअली आगे बढ़ने का एक मौका है। ठीक है, तो ये संकट एक मौका है। चलिए तो पहले चौराहे पर चलते हैं। पहला चरण, विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से करीब 1.5 साल तक। ये तो वो उम्र है जब एक बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। पूरी तरह से। और यहीं पर आप समझिए हमारे व्यक्तित्व की नींव का पहला पत्थर रखा जाता है। बिल्कुल। शुरुआत में। हाँ। अगर बच्चे की जरूरतें जैसे भूख लगने पर खाना, गीला होने पर देखभाल और प्यार पूरी होती हैं, तो उसके अंदर दुनिया के लिए एक बुनियादी विश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि ये दुनिया एक सुरक्षित जगह है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया? मतलब हर माँ बाप परफेक्ट नहीं होते। कभी कभी बच्चा रोता है और आप समझ नहीं पाते क्यों। तो क्या इतनी छोटी सी बात से बच्चे में हमेशा के लिए अविश्वास भर जाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एरिक्सन का मतलब ये नहीं कि माता पिता से कभी कोई गलती ही ना हो। बात संतुलन की है। अच्छा। अगर ज्यादातर समय बच्चे की जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो वो एक आध बार की अनदेखी से उभर सकता है। लेकिन अगर ये एक पैटर्न बन जाए कि बच्चे को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है, तब समस्या शुरू होती है। तब अविश्वास की भावना जड़ें पकड़ने लगती है। बिल्कुल, और यही वो नींव है जो तय करती है कि हम बड़े होकर रिश्तों में कितना भरोसा करते हैं। इस चरण का सबसे बड़ा तोहफा है आशा, मतलब होप। तो एक बार बच्चे को दुनिया पे भरोसा हो गया तो वो थोड़ा बहादुर हो जाता है, और यही से शायद वो दौर शुरू होता है जिसे पेरेंट्स द टेरिबल टूज कहते हैं। हाँ, जब हर बात पर एक ही जवाब होता है, मैं खुद करूंगा। बिल्कुल, यही है दूसरा चरण, है ना? स्वायत्तता बनाम लज्जा शर्म, 1.5 से 3 साल की उम्र। सही पकड़ा। ये बच्चे की आजादी की पहली घोषणा है। वो अपनी इच्छा शक्ति को आजमाना चाहता है, अपने कपड़े खुद पहनना, अपने हाथ से खाना। अगर माता पिता उसे ये छोटी छोटी आजादियां देते हैं, तो उसमें स्वायत्तता यानी आत्मनिर्भरता का भाव आता है। और अगर उसे हर बात पे टोका जाए, नहीं तुम गिरा दोगे, तुमसे नहीं होगा, तब वो खुद की काबिलियत पर शक करने लगता है। उसके अंदर शर्म और लज्जा का भाव आ जाता है कि शायद मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। ओहो। और ये शर्म आगे चलकर परफेक्शनिज्म का रूप ले सकती है। इस चरण का जो मुख्य गुण है वो है इच्छा शक्ति, विल पावर। अगर बच्चे को अपनी मर्जी करने का मौका ही ना मिले, तो ये इच्छा शक्ति कमजोर रह जाती है। ये को बहुत गहरा कनेक्शन है। अब बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाने से पहले की उम्र में है, जिसे प्ले एज भी कहते हैं। तीसरा चरण, पहल बनाम दुष्टता,
3 से 6 साल। इस उम्र में बच्चे का दिमाग एक आइडिया फैक्ट्री की तरह होता है। वो खेल खुद बनाते हैं, ग्रुप में लीडर बनना चाहते हैं और अंतहीन सवाल पूछते हैं। आसमान नीला क्यों है? हाँ, हर चीज के बारे में। ये उनकी पहल करने की क्षमता है। वो दुनिया को समझना चाहते हैं। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि 3 से 6 साल की उम्र में अगर बच्चे को सवाल पूछने पर डांटा जाए कि चुप रहो, बकवास मत करो, तो उसकी जिज्ञासा हमेशा के लिए दब सकती है? बिल्कुल। ये पेरेंट्स और टीचर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। अगर उनकी इस पहल को दबाया जाता है तो उनमें दोषिता मतलब गिल्ट का भाव आ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि सोचना या कुछ नया करना एक बुरी बात है। और फिर वो बड़े होकर रिस्क लेने से डरेंगे? हाँ, वो हमेशा दूसरों के निर्देशों का इंतजार करते हैं। इस चरण से जो गुण मिलता है वो है उद्देश्य, पर्पस। इसके बाद आता है असली इम्तिहान, स्कूल का जीवन। चरण 4, परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 साल। यह बच्चा पहली बार घर के माहौल से निकलकर समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। सही कहा। अब उसकी दुनिया में माता पिता के अलावा शिक्षक, दोस्त और पड़ोसी भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ परिश्रम का मतलब है चीजों को बनाना, प्रोजेक्ट्स पूरे करना, गणित के सवाल हल करना। अच्छा प्रदर्शन करना। हाँ, जब वो मेहनत करता है और उसे सफलता मिलती है या कम से कम उसकी कोशिश की तारीफ होती है तो उसमें परिश्रम का भाव आता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी को बचपन में स्कूल में हमेशा तुम किसी काम के नहीं हो सुनने को मिला, तो वो बड़े होकर भी खुद को नाकाबिल ही समझेगा? बहुत हद तक। अगर बच्चे को लगातार असफलता का सामना करना पड़े और उसे कोई सहयोग ना मिले तो उसमें हीनता की भावना घर कर जाती है। उसे लगता है कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, और यही हीन भावना बड़े होने पर इम्पोस्टर सिंड्रोम का रूप ले सकती है। इस चरण में जो गुण विकसित होता है वो है सामर्थ्य या क्षमता, कॉम्पिडेंस। तो बच्चा अब अपनी काबिलियत को समझ रहा है। इसके बाद तो तूफानी दौर आता है, किशोरावस्था। और इन सोर्सेज में इस चरण को मतलब 5वें चरण को इस पूरे सिद्धांत का दिल बताया गया है। बिल्कुल। पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। हाँ, किशोरावस्था यानी करीब 12 से 20 साल की उम्र वो समय है जब इंसान सबसे बड़े सवाल से जूझता है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? वो अपनी पुरानी बचपन की पहचान को छोड़ रहा होता है और एक नई वयस्क पहचान की तलाश में होता है। मैं भविष्य में क्या बनूंगा, मेरे मूल्य क्या हैं, मैं समाज में कहाँ फिट होता हूँ, ये सब सवाल उसे घेर लेते हैं। और आज के जमाने में तो ये और भी मुश्किल हो गया होगा सोशल मीडिया की वजह से। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट पहचान दिखाने की कोशिश कर रहा है। चोर इन सवालों के जवाब खोज पाता है, अपनी एक मजबूत पहचान बना पाता है, तो वो इस चरण को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। लेकिन अगर वो इन सवालों में उलझकर रह जाता है तो वो भूमिका भ्रम, रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। और यहीं पर वो ट्रिक बहुत काम आती है जो इन सोर्सेज में दी गई है। हाँ, पहले 5 चरणों को याद रखने का एक शानदार तरीका ट्रिक है, विश्वास स्वयं की पहल से और परिश्रम से पहचान बनाता है। ये तो कमाल का है। ना? और इसे समझना और भी आसान है। विश्वास से पहला चरण विश्वास, ट्रस्ट, स्वयं से दूसरा यानी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, पहल से तीसरा इनिशिएटिव, परिश्रम से चौथा इंडस्ट्री, और अंत में पहचान से 5वां चरण आइडेंटिटी। ये ट्रिक इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरो देती है। अपनी पहचान बनाने के बाद शुरू होती है असली वयस्कता। चरण 6, घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो 20 से 40 वर्ष की आयु है। जिन लोगों ने अपनी पहचान मजबूत कर ली है, अब वो दूसरों के साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ घनिष्ठता का मतलब सिर्फ रोमांटिक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि गहरी दोस्ती भी है, इंटीमेसी। हाँ, इस अवस्था का मुख्य गुण है प्रेम, मतलब लव। और जो लोग इस चरण में सफल नहीं हो पाते, मुझे लगता है आज की दुनिया में यह बहुत आम है। लोग हजारों ऑनलाइन दोस्तों से जुड़े हैं, फिर भी बिल्कुल अकेले हैं। यही अलगाव है, आइसोलेशन। जो लोग अपनी पहचान को लेकर ही उलझे हुए हैं या जिन्हें दूसरों पर भरोसा करने में डर लगता है, वो गहरे रिश्ते बनाने से कतराते हैं। नतीजा होता है अकेलापन। रिश्तों के बाद आता है जिम्मेदारियों का दौर, मध्य वयस्क अवस्था, 40 से 65 वर्ष। चरण 7, उत्पादकता बनाम अवरोध, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ उत्पादकता का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है अगली पीढ़ी के लिए कुछ करना, समाज में योगदान देना। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाकर जाना। बिल्कुल।
ये आप अपने बच्चों को अच्छे मूल्य देकर कर सकते हैं, किसी को मेंटर करके कर सकते हैं या समाज सेवा करके। इस चरण का मुख्य गुण है देखभाल, केयर। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो क्या होता है? क्या यहीं से वो मिड लाइफ क्राइसिस वाली कहानी शुरू होती है? काफी हद तक जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो दुनिया में कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो उसके जीवन में ठहराव या अवरोध आ जाता है। स्टैग्नेशन। उसे अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है। हाँ, और उबाऊ, वो स्वार्थी हो जाता है। और हाँ, वो महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदना शायद इसी ठहराव से भागने की एक कोशिश हो सकती है। और अंत में हम पहुंचते हैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर। चरण 8, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा, 65 वर्ष से मृत्यु तक। ये वो समय है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी की फिल्म को पीछे मुड़कर देखता है। बिल्कुल, वो अपने जीवन का लेखा जोखा करता है। अगर उसे लगता है कि उसने एक सार्थक जीवन जिया है, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, अपनी सफलताओं और असफलताओं को स्वीकार किया है, हाँ, तो उसे संपूर्णता या सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी की भावना महसूस होती है। उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वो एक भरा पूरा जीवन जी चुका है। लेकिन अगर उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ अफसोस नजर आए, अगर उसे लगे कि उसने मौके गंवा दिए और अब कुछ भी सुधारने का वक्त नहीं बचा है, तो वो निराशा और कड़वाहट में डूब जाता है। डेस्पेयर। उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ गया। उसे मौत से डर लगता है। इस अंतिम पड़ाव पर जो सबसे कीमती गुण हासिल होता है वो है बुद्धिमत्ता, विजडम। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि हमारा व्यक्तित्व एक 8 मंजिला इमारत की तरह है और हर मंजिल अपनी पिछली मंजिल की नींव पर टिकी होती है। वाह, क्या बढ़िया उपमा दिया आपने। अगर पहली मंजिल यानी विश्वास ही कमजोर है, तो ऊपर की मंजिलें भी डगमगा सकती हैं। बिल्कुल सही। यह एक निरंतर यात्रा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चरण में पूरी तरह जीतना या हारना है। अच्छा, बल्कि ये एक स्वस्थ संतुलन बनाने के बारे में है। थोड़ा सा अविश्वास हमें खतरों से बचाने के लिए जरूरी है ना? हाँ, ये भी सही है। थोड़ी सी शर्म हमें सामाजिक नियम सिखाती है। महत्वपूर्ण यह है कि हर चरण का समाधान सकारात्मक पक्ष की ओर ज्यादा झुका हुआ हो, जिससे हम आशा, इच्छा शक्ति, उद्देश्य और अंत में बुद्धिमत्ता जैसे गुण हासिल कर सकें।